हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मनोज पाठक और आज का जो टॉपिक है वो अगेन वेक्टर का ही है क्योंकि वेक्टर इज अ वेरी बिग टॉपिक। ठीक है, तो उसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है रिजल्टेंट वेक्टर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फॉर्चुनेटली कहें कि अनफॉर्चुनेटली कहें थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज के इस टॉपिक के अंदर क्या है, बेसिकली मैं आपको थियोरेटिकल चीज़ें समझाऊंगा, कुछ डेरिवेशन समझाऊंगा जो कि 11th के काइनेमेटिक्स के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स शायद कवर अप नहीं कर पाऊँ, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा, उसमें आप उसके न्यूमेरिकल्स भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक है, मैं आपको पहले ही मैं बताना चाहूँगा। इस टॉपिक में आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जब आप शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को करेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। लेकिन आपको मैं ये कहूँगा कि पेशेंस, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसा है जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पीछे की चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। सो बी पेशेंट टिल द वीडियो इज फिनिश्ड कंप्लीटली। ओके, चलिए पहले बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स की। तो रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है? ठीक है, ये जो वर्ड है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जब भी वर्ड आप सुनते हो तो आपको क्या समझ आता है? रिजल्टेंट का मतलब क्या है? रिजल्ट, आउटपुट, फाइनलिटी ऑफ समथिंग। आपने कुछ किया होगा फिर आपको रिजल्ट क्या मिला होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कई सारे वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स को आप क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो। अब जोड़ने का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशन। अगर आपको मैं 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये देता हूँ, कहता हूँ जोड़ो, तो क्या है? 60। तो आप जोड़ने का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। तो जब हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली हम इनडायरेक्टली ही सही, हम ये बताना चाहते हैं वेक्टर का एडिशन। कुछ बच्चे कहते हैं सर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता, हमने तो बुक्स में कई जगह पे सब्ट्रैक्शन दे रखा है। चलिए उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वेक्टर में पता है क्या होता है कि वेक्टर में ना सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वेक्टर में एडिशन ही होता है। तो वो लोग सब्ट्रैक्शन आता कहाँ से है? उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद आज के इस वीडियो में कवर अप हो नहीं पाएगा। उसके लिए आपको अलग से मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में पर्टिकुलरली बताऊंगा। बट उससे पहले एक छोटा सा आपको मैं देता हूँ, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ एडिशन ही होता है। लेकिन एडिशन को कुछ इस तरह से किया जाता है कि उसमें सब्ट्रैक्शन का भी लॉजिक आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, आपके पास कई सारे वेक्टर्स हैं, उनको आप जोड़ रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, उसके बाद आपको जो मिलेगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। लेकिन आप देखिए, आपके पास मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इनको आप जोड़ना चाहते हैं। अब इन इंडिविजुअल वेक्टर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, अपना एक डायरेक्शन होता है, मतलब इन इंडिविजुअल वेक्टर्स का अपना एक असर होता है, एक इफेक्ट होता है। अब इन चारों को अगर हम जोड़ देते हैं, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6, जितना भी आपको लेना है, जब इनको आप जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका असर कितना होगा? असर का मतलब है, इफेक्ट का मतलब है उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगा? वो वही होगा, उनका इफेक्ट वही होगा जो इंडिविजुअल वेक्टर्स के इफेक्ट से उनको कंबाइन कर दिया जाता है। इट इज सिंपल थिंग। इंडिविजुअल वेक्टर्स के जो अपने इफेक्ट्स हैं उनको कंबाइन करने से जो मुझे मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का भी इफेक्ट वही होगा, क्योंकि इन्हीं को जोड़ने से तो वो मिल रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे? अब ये करना कैसे है, क्या है, वो हम आएंगे धीरे धीरे हम सब पे आएंगे। पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको बेसिकली क्या होता है, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 or more vectors is a single vector। ध्यान से सुनिए, the resultant vector of 2 or more vectors is a single vector। वो एक सिंगल वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर सिंगल वेक्टर होता है, वो काफी सारे वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक सिंगल वेक्टर होता है which has the same effect। उसके अंदर वही इफेक्ट होता है जो कि हर एक इंडिविजुअल जो वेक्टर्स है वो मिलके क्रिएट करेगा। मतलब इंडिविजुअल वेक्टर्स के जो इफेक्ट्स मान लीजिए इतना इतना इतना, उन सबको जोड़ने से जो टोटल इफेक्ट आएगा वो इस रिजल्टेंट वेक्टर का आएगा, और वो एक सिंगल वेक्टर ही है। So the resultant vector of 2 or more vectors is a single vector which has the same effect as is produced by the individual vectors together। मतलब सारे वेक्टर्स मिलके अपना अपना इफेक्ट अगर डाल दे, उन सभी इफेक्ट्स को जोड़ने से जो आपको टोटल इफेक्ट मिलेगा, एक ऐसा सिंगल वेक्टर उसमें भी अगर वही इफेक्ट हो तो उस सिंगल वेक्टर को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे।
ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब सवाल आता है कि इसके अंदर आगे करेंगे क्या? डेफिनेशन तो समझ लिया, क्या करना है इसके अंदर? देखिए बेसिक अगर आपको पता हो तो इसके अंदर हमें करना एडिशन, ठीक है, एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन मैंने आपको एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बाद में बताऊंगा, मेनली आपको इसमें एडिशन ही करना होता है, ओके। अच्छा, इसमें बेसिकली करना क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, आपको जब कई सारे वेक्टर्स दे दिए जाते हैं, फिलहाल हम बात दो वेक्टर से करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट दो से क्लियर हो जाए, फिर आपको 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, 5 दे दूँ, 6 दे दूँ, चाहे मैं कितना भी दूँ, आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको सपोज कि दो वेक्टर्स दे दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है उनका आप रिजल्टेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, वो दो कैटेगरी के होते हैं। या तो आपको जो वेक्टर्स दिए जाएंगे वो कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। कोलिनियर क्या होता है? जब आपके वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे, इनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उस हालात में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? और अगर आपके वेक्टर्स कोलिनियर नहीं होते, उसका मतलब है आपके वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल होगा, मतलब द वेक्टर्स माइट बी इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल्स, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, डजंट मैटर, बट दे विल बी इंक्लाइंड टू सर्टेन एंगल, तो उनको नॉन कोलिनियर बोलेंगे। और जो पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं उनको कोलिनियर बोलेंगे। तो इन दोनों को इसमें बच्चों देखा गया है, हालात थोड़े अलग हैं। दो आप इसको दो केसेस की तरह इमेजिन कर सकते हो। कोलिनियर वाले में से एक जैसा ही कंडीशन लगता है, नॉन कोलिनियर वाला एक जैसा कंडीशन लगता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अलग होता है। लेकिन हम करते कैसे हैं? फिलहाल हम स्टार्ट दो से करते हैं, ठीक है। अब ये दो वेक्टर कोलिनियर भी हो सकता है, नॉन कोलिनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे वेक्टर्स, बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो आपको वेक्टर्स है, वेक्टर्स से आपको दो टाइप की कैटेगरीज दिखेंगी। एक आपको दिखेगा कोलिनियर और एक आपको दिखेगा नॉन कोलिनियर, ठीक है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इसकी न्यूमेरिकल्स करने जाओगे, केसेस करने जाओगे, ऐसे दो टाइप की दिक्कतें आपको दिखेंगी। इस टाइप की वेक्टर्स दिखेंगी और इस टाइप के वेक्टर्स दिखेंगे। इस टाइप के वेक्टर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल एंटी पैरेलल। और कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्या हो गया? ऐसे टेढ़े मेढ़े, बट ऑल्दो दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, दे आर कोप्लेनर। याद रखिए ये कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर नहीं है, कोप्लेनर है, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। हाँ मे बी रैंडमली ओरिएंटेड, डजंट मैटर, बट दे आर ऑल नॉन कोलिनियर बट कोप्लेनर, ओके। तो इस टाइप के वेक्टर्स भी दिखेंगे, इस टाइप के वेक्टर्स भी दिखेंगे। पहली बात इस चीज को क्लियर कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, जब आपके पास कई सारे वेक्टर्स गिवन होंगे तो हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे? निकालने का सिंपल तरीका ये होता है, देखिए इसका तरीका होता है मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे बेसिक मेथड होता है, जो सबसे बेसिक मेथड होता है, सबसे जो बेसिक मेथड होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपको एक वेक्टर के हेड के पीछे दूसरे के टेल को आपको टच कराना है, ओके। एक वेक्टर के हेड के पीछे दूसरे के टेल को टच कराना है। देखिए बात क्या है, एक वेक्टर के हेड के पीछे दूसरे के टेल को टच कराना है। अब बोलेंगे ये चीज क्या होता है? चलिए विल कम टू दैट लेटर। जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, मैंने आपके पास दो वेक्टर दिए, एक वेक्टर आपका ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपका बी वेक्टर है। इसका रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए ये आपका ए वेक्टर है, ये उसका टेल है, वो उसका हेड है, और ये आपका बी वेक्टर है, ये इसका टेल है और उसका हेड है। आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर ऐसे लाइक दिस, तो आपको क्या करना है? इस वेक्टर को या तो इस वेक्टर को फिक्स करिए या तो इस वेक्टर को फिक्स कीजिए। अगर इस वेक्टर को आप फिक्स करते हैं तो इस वेक्टर को आपको क्या करना है? पैरेलली शिफ्ट करना है। ऐसे पैरेलली जब आप शिफ्ट करेंगे तो देखिए इसकी जो पूंछ है, इसका जो टेल है, इसके हेड को टच करेगा। या तो इसको ऐसे फिक्स कर दीजिए, इसको पैरेलली शिफ्ट करके लाइए ताकि इसका जो हेड है इसके टेल को टच करे। मतलब एक का हेड दूसरे के टेल को टच करना चाहिए। आप जब तक ये वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप रिजल्टेंट वेक्टर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी जैसे ये दो वेक्टर है, और ये नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर तो है नहीं, ये वेक्टर जिस हालात में है, अब इस हालात में आप इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। आपको पहले इसका ये कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आप इस बी को पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे लेके आइए, या तो और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि आप ए को रख दीजिए या तो बी को रख दीजिए, आप ए को पैरेलली शिफ्ट करके यहां लेके आइए, इसलिए यहां इस तरह से दोनों को पैरेलली शिफ्ट कीजिए कि एक के हेड के पीछे दूसरे
का टेल टच करे। अब उसके बाद क्या करना है, जो सबसे पीछे है और जो सबसे आगे है, इसके टेल से अगर आप डायरेक्ट इसके हेड को टच करते हैं तो यहाँ भी जो आपको वेक्टर दिखेगा वो आपका कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। उसी तरह अगर मान लीजिए इसके टेल से डायरेक्टली अगर इसके हेड को टच करते हैं तो ये आपको कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब पहले देखिए दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दो अलग दिखे भी सही, लेकिन दोनों का इफेक्ट एक ही है। आप उस बात को इस तरह से दोहराइए कि इस तरह से दोहराइए, दोनों केसेस में आपको रिजल्टेंट एक जैसा ही दिखेगा, अलग आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको जो एग्जांपल बताया वो आपको नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के रिगार्डिंग नहीं बताया, अगर ये चाहे आप कोलिनियर भी करें तो भी एक ही चीज आएगा। एक तो एग्जांपल्स हम और देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर फॉर कोलिनियर वेक्टर्स। पहले हम कोलिनियर के लिए करेंगे, फिर मैं नॉन कोलिनियर के लिए आपको थोड़ा डिटेल में ज्यादा बताऊंगा। अच्छा देखिए कोलिनियर में क्या है, जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन कर रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जिनको हम क्या बोलते हैं, लाइन वेक्टर्स बोलते हैं, या कभी कभी इसको इक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं। बेसिकली होते क्या है, पैरेलल होता है, उनके बीच एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो जैसे आपको मान लीजिए दो वेक्टर दे दिया गया है और वो आपके सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मतलब वो आपके लाइन वेक्टर्स हैं या पैरेलल वेक्टर्स हैं। उसको मान लीजिए आपका ऐसे दे दिया गया है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है। तो आपको करना क्या है, या इसको फिक्स कर दीजिए, इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट कीजिए ताकि इसकी जो पूंछ है इसके हेड को टच करे, या तो इसको फिक्स कर दीजिए, इसको पैरेलली शिफ्ट कीजिए ताकि इसका जो हेड इसके टेल को टच करे। किसी एक को फिक्स करके दूसरे वाले को करना है, ये बेसिक लॉजिक के लिए भी आपको बताया गया था। तो जैसे मान लीजिए अगर आप पैरेलल शिफ्ट करते हैं, अगर आप पैरेलल शिफ्ट करते हैं, किसको करना है आप डिसाइड कर लीजिए। सपोज कीजिए आपको बी वेक्टर को करना है, तो ये बनेगा यहाँ पे आपका ए वेक्टर है और उसके बिल्कुल पीछे आपका बी वेक्टर, ओके। एक के पीछे दूसरा अलाइंड है और इसका जो हेड है उसके टेल को टच कर। अब ये जो पीछे बैठा हुआ है उसके टेल से लेकर इसके हेड तक मैं डायरेक्ट अगर एक वेक्टर को बनाता हूं तो ये आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट, ओके। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके लेंथ से पता चलता है। तो मतलब आप इसकी मैग्नीट्यूड को आप ऐसे दिखा सकते हैं या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ही बात, और इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखा सकते हैं। अगर आप जनरलाइज देखें, इन दोनों के लेंथ को अगर ऐड किया जाए तो ये वेक्टर बन सकता है, ओके। इसका जो लेंथ है इन दोनों के लेंथ के समेशन से आ सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो आपके दो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड को अगर ऐड किया जाए तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ओके। उसे इसी कंडीशन में लागू होता है। एक चीज का याद रखिए कि यहाँ पे ये चीज आपको दिख गया कि इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के समेशन से इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये आपको हर जगह पे नहीं दिखेगा, वो इस पर्टिकुलर इसी केस में दिखेगा। अगर आपके लिए नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आ जाते हैं वहाँ पे कंडीशंस अलग आ जाएंगे, ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। और अगर इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको क्या आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। अच्छा, इन चीज़ों में छोटी छोटी बहुत सी बारीकियां हैं, इंट्रिकेट चीज़ें हैं जो भी आपको साथ साथ आपको समझाना चाहूँगा। अक्सर लोगों को लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एक जैसा है, क्योंकि यहाँ पे भी ए प्लस बी को ऐड किया गया है और यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि देखिए वेक्टर जो एडिशन होता है उसका अगर आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो वो उस किस्म का एडिशन नहीं होता कि आमतौर पर जिस किस्म का एडिशन हम देखते हैं। जब आप यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर रहे हैं वो अलग चीज़ होती है, और जब आप वेक्टर को ऐड कर रहे हैं कंप्लीटली अलग चीज़ होती है। आगे के मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे हम इसके न्यूमेरिकल्स को लेकर डील करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में और बेहतर से समझा पाऊंगा कि वेक्टर एडिशन और एक नॉर्मल स्केलर का जो एडिशन होता है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सिचुएशन, लेकिन वो नॉर्मल एडिशन नहीं होता। जैसा आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 2 + 3 पर आप ऐड करते तो आपको 5 मिल जाता है, हाँ सबको पता है 2 + 3 को ऐड करने से 5 मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक वेक्टर है और एक वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल सेम समथिंग कुछ मिल जाएगा इसके मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड ऐड करने से।
ऐसा गारंटेड नहीं है। मान लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ऐड करने से हमेशा इसका तो फाइनल रिजल्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पे तो दिख रहा है, वो यहाँ पे दिख गया, हमेशा दिखे तो कोई गारंटी नहीं है। आपको जब नॉन कोलिन की कंडीशंस कराए जाएंगे वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, वो चीज़ हर जगह पे लागू नहीं होता। तो नॉर्मल एडिशन के साथ इस एडिशन को कंफ्यूज मत कीजिए। एक वेक्टर एडिशन अलग चीज़ होती है, एक नॉर्मल स्केलर का एडिशन अलग होता है। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल स्केलर को ऐड अप कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड को ऐड अप करना पड़ता है, लेकिन जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसके अंदर उसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। डायरेक्शंस को आप उस तरह से ऐड नहीं कर सकते जिस तरह से नंबर्स को ऐड किया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। उसके बारे में हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे दूसरी वीडियो में वहाँ पे हम डील करेंगे। ओके ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम दूसरा केस करते हैं, मतलब करेंगे कोलिनियर का, ये दूसरा केस करेंगे। दूसरा केस क्या है? If two vectors are in the opposite direction, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न राइट नाउ। मतलब ये दो वेक्टर्स जो है वो नेगेटिव वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब आप उसको अनलाइक वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स या अनलाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं इसको, ओके। इनके बीच में एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। अब इनमें क्या आएगा? अगर ये वेक्टर अनलाइक हो तो ही इस बात को मैं बेहतर आपको समझा सकता हूँ। अगर ये पूरी तरह से इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, मतलब अगर वो नेगेटिव वेक्टर हो जाता है जिनमें क्या होता है डायरेक्शन का ऑपोजिट होता भी है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाता है, उस हालात में इस बात को समझाना थोड़ा दिक्कत करेगा। तभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एंटी पैरेलल वेक्टर्स लिया है, जहाँ पे क्या है सिर्फ डायरेक्शन तो सेम ऑपोजिट रहेगा, मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे इक्वल नहीं ले रहे, ठीक है। तो करना क्या है, आपके पास मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। दे आर अनलाइक वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जो भी बोल लीजिए एक ही चीज़ होती है। आपको जानना तब टाइप ऑफ वेक्टर्स का जो वीडियो वो आप नोट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, किसी एक को फिक्स कीजिए, या तो ए को फिक्स कीजिए, बी को शिफ्ट कीजिए पहले, या तो बी को फिक्स कीजिए, ए को शिफ्ट कीजिए पहले। और करना कुछ ऐसा है कि एक के हेड के पीछे दूसरे का पूछ टच करें। अब जैसे मान लीजिए आप पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? चलिए हम बी वेक्टर को कर लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में बी वेक्टर को किया था, इस बार भी बी वेक्टर को कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम हो। तो ए वेक्टर को आपने यहाँ पे रखा, बी वेक्टर को आपने यहाँ पे रखा। मैं एग्जैक्टली इसको यहाँ पे टच नहीं कर रहा, आप मान लीजिए कि यहाँ पे टच कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर में टच करा दिया तो दोनों लाइन्स कोइंसाइड कर जाएंगे, आप दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपके समझने के लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा बीच में गैप रखा हुआ है। अगर आप एग्जैक्टली इसको नोट डाउन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखिए एक के पीछे दूसरा नहीं है। अगर आप एक वेक्टर के पीछे दूसरे वेक्टर को इस तरह से रखते हैं, इसको हल्का सा अगर आप पीछे घुमा देते हैं तो देखिए अगर इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, इट विल रिजल्ट इन द सेम सिचुएशन। इसके पीछे ही है, इस वेक्टर के बिल्कुल पीछे ही है। अगर आप इसको ऐसे घुमा देते हैं देखिए इसके बिल्कुल पीछे ही आ रहा है। तो जो ऑब्जर्वेशन हमें ऐसे दिखता था, ऐसे करने से इसको मैं हल्का सा टर्न कर दूं तो देखिए उसके पीछे ऐसे मुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन और ये सिचुएशन अलग नहीं है, एक ही है, इसके पीछे यही है, बस ये आगे की तरफ मुड़ा हुआ है, उल्टी दिशा में मुड़ा हुआ है, दैट्स इट। लेकिन इसके हेड के साथ इसका टेल टच करता है। अच्छा, हमने क्या देखा था कि हेड और टेल को एक दूसरे के पीछे करने के बाद रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? जो सबसे पीछे बैठा हुआ है उसके टेल से जो सबसे आगे है उसके हेड तक अगर हम ज्वाइन कर देते हैं वेक्टर को, वो क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, ओके। अब इधर देखिए, इन दोनों में से बड़ा कौन सा वेक्टर है? अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ए वेक्टर है, उसके लेंथ से मैं बी के लेंथ को सबट्रैक्ट करता हूं, आपको आर का लेंथ मिल जाएगा। और अगर वेक्टर वाइज देखा जाए तो यहाँ पे आपका ए वेक्टर बड़ा है, तो देखिए वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर दोनों में से मैग्नीट्यूड ए का बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है ए वेक्टर आपका वैल्यू वाइज बड़ा होगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ए वेक्टर पहले लिखना पड़ेगा, बी वेक्टर पीछे लिखना पड़ेगा। आगे कुछ बच्चे ये कहेंगे सर ये तो नॉर्मल सबट्रैक्शन जैसा ही हो गया, जैसे आप मैग्नीट्यूड का कर रहे हैं यहाँ पे वेक्टर का कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे आप कोलिनियर वेक्टर्स को लेकर डील करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एडिशन सबट्रैक्शन काफी हद तक एक नॉर्मल नंबर्स के एडिशन सबट्रैक्शन की तरह ही दिखता है। लेकिन जैसे ही आप नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के रीजन में जाएंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, तब जाके आपको फर्क समझ आएगा कि एक्चुअली में नॉर्मल एडिशन सबट्रैक्शन एक नंबर का, एक स्केलर का और एक वेक्टर का एडिशन सबट्रैक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ओके। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नॉन कोलिनियर वेक्टर्स करेंगे।
आते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर्स पे। देखिए जैसे ही आप नॉन कोलिनियर वेक्टर्स पे आएंगे अब दिक्कतें शुरू हो जाएगी। वैसे दिक्कतों के साथ आपको कंफ्यूजन भी आपको होने शुरू होंगे, क्योंकि देखिए लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी, कंफ्यूजन नहीं आएंगी, तो उसको आप क्लियर कैसे करोगे? अगर क्लियर नहीं करोगे तो आपकी क्लैरिटी कैसे बढ़ेगी? तो कंफ्यूजन आएंगी और वही चीज़ आपको कुछ नई चीज़ें सिखाएंगी। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम फॉर रिजल्टेंट वेक्टर फॉर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर फॉर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर मतलब जो पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ओके, मतलब वेक्टर्स which are inclined to each other, vectors which are inclined to each other। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा अब उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए इस केस में क्या होता है, सिर्फ हेड के पीछे टेल लगाना, वैसे वो तो हम करेंगे नहीं, हेड के पीछे टेल को लगाएंगे, लेकिन उतना ही लगाना काफी नहीं होता। बोलेंगे क्यों? चलिए आते हैं बताते हैं। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में मान लीजिए एंगल आपका थीटा है, ठीक है। अच्छा और एक चीज, दो वेक्टर के बीच में और एक चीज आपको मैं बताता हूँ, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, अगर ये आपको प्रॉपरली जानना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है अगर आपको प्रॉपरली जानना है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उन दोनों वेक्टर्स का टेल, या तो उन दोनों के टेल को पहले फिक्स कीजिए, एक जगह पे रखिए, या तो दोनों के हेड को एक जगह पे रखिए। जब तक आप दो वेक्टर्स के टेल को एक जगह पे फिक्स नहीं करते और दोनों के हेड को एक जगह पे फिक्स नहीं करते, आप डिसाइड नहीं कर सकते दोनों के बीच का एंगल क्या है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको ऐसे दे दिया कि ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। अगर कोई आपसे पूछे दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, तो आप बोलोगे 120 डिग्री। ना 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 ना, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं है। आपको देखिए इसका जो हेड है और इसका टेल एक दूसरे के पीछे लग रहा है, अगर आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो इस वेक्टर को तो आगे ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा पैरेलली, ताकि दोनों का टेल एक जगह पे आ जाए, या तो इसको थोड़ा पीछे कर लीजिए ताकि दोनों का हेड एक जगह पे आ जाए। उसके बाद आप इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब देखिए वैसे ही आएगा क्या, लीनियर के चक्कर में 60। तो दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल कभी निकालना है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दोनों का टेल एक जगह पे होना चाहिए, दोनों का हेड एक जगह पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो पैरेलल शिफ्ट कीजिए। ये एंगल निकालने की बात कर, अब जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तब तो एक के पीछे दूसरा रखते हैं, वो चीज़ नहीं है। अगर आपको एंगल निकालना है तो दोनों के टेल या दोनों के हेड को एक जगह पे मर्ज कीजिए, या अगर टेल को मर्ज करेंगे तो ऐसा लगे जैसे वो कन्वर्ज यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, और अगर उनके हेड को मर्ज करेंगे तो ऐसा लगे जैसे वो कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तभी आपको उन दोनों के बीच का एंगल पता चल पाएगा। अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों का टेल एक जगह पे है, तभी मैं कह पाऊंगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना। अब रिजल्टेंट में दोनों का टेल और दोनों का हेड एक जगह पे नहीं होता, एक के टेल के सामने दूसरे का हेड आना चाहिए, या दूसरे के हेड के सामने पीछे का टेल आना चाहिए। अब कैसे करेंगे, या तो इसको फिक्स कर दे, इसको आगे ले जाए, या तो इसको फिक्स कर दे, इसको ऊपर ऐसे चढ़ा दे, दोनों ही केस में काम करेगा। देखिए अगर आप पैरेलल शिफ्ट करते हैं किसको, मान लीजिए आपने ए वेक्टर को कर दिया पैरेलल शिफ्ट, तो कैसा दिखेगा, बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, तो यहां से डॉट को आगे खींच लेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। ओके, अब इसके पूंछ से उसके हेड तक अगर हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। समझे? अब एक चीज को ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए तरीके से देखा जाए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दोनों वेक्टर का समेशन, वो तो ठीक है, वो तो हमने पहले भी किया था जब कोलिनियर के लिए हमने किया था, एक के आगे एक दूसरा होता था। लेकिन अगर ध्यान से देखिए, अगर इसके मैग्नीट्यूड को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से ऐड करता हूं, आपको क्या लगता है दोनों के लेंथ को ऐड करने से आर्क का लेंथ आएगा? ऐसा कभी देखा है किसी ट्रायंगल में कि दोनों एडजेसेंट साइड्स के लेंथ को ऐड करने से थर्ड साइड का लेंथ आ जाता है? ऐसा कभी नहीं आता। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, अभी मैंने आपको बोला था कि कोलिनियर वाला जब टॉपिक करते वहां तो बड़ी आसानी से आ जाता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी आ रहा था और ए प्लस बी भी बन रहा था। मैंने क्या बोला था, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वेक्टर एडिशन एक नॉर्मल नंबर या स्केलर के एडिशन की तरह नहीं होता। अब आप खुद देख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो हो रहा है, बट इनका मैग्नीट्यूड एडिशन करने से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा।
हंस गए? तो आप कहेंगे कि आप इसका हम निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी रिजल्टेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका तरीका हम बताएंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए और इस बात को पहले गहराई से समझिए कि जब आप वेक्टर को एडिशन करते हैं तो उनका एडिशन एक नॉर्मल एडिशन की तरह नहीं होता, कभी कभार वो हो भी जाता होगा। अगर ऐसे सिचुएशन राइज करते हैं कि दो वेक्टर कोलिनियर है और एक के पीछे एक है, ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन राइज कर जाता है जहाँ पे एंगल भी इंक्लाइंड है, वहाँ पे दोनों का जो स्केलर ऐड अप करने से, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड अप करने से रिजल्ट का मैग्नीट्यूड नहीं आता, तो वहाँ पे नॉर्मल एडिशन का लॉजिक काम नहीं करता। ठीक है, तो अच्छा पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। देखिए, अब आपका आगे का जो टॉपिक है पूरी तरह से सिर्फ इसी टॉपिक पर बेस्ड, मतलब आपके जो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है जो इंक्लाइंड होते हैं किसी एंगल पे, सिर्फ उसी बात को डिटेल में समझाने के लिए आगे के सारे टॉपिक्स आपके बेस्ड हैं। अभी पहले हम ये देखेंगे कि जब दो वेक्टर्स इंक्लाइंड होते हैं किसी एंगल पे या नॉन कोलिनियर होते हैं तो उनके रिजल्ट को निकालने के कितने तरीके होते हैं। अब पूरी बात को आपने बता तो दिया, हाँ बता दिया, इसको थोड़ी गहराई से और समझाते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में दो टाइप के मेथड्स दे रखे हैं, दो टाइप के मेथड्स दे रखे हैं, बहुत सिंपल से मेथड्स है, दो टाइप से मेथड्स हैं। देखिए, फॉर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, फॉर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स inclined at an angle theta, for non-collinear vectors मतलब वेक्टर्स inclined at an angle theta। तो इसके लिए आपके पास ना दो किस्म के लॉज दिए गए हैं। ठीक है, बात को आप समझ चुके हैं, बात को आप समझ चुके कैसे करना होता है। एक के हेड के पीछे दूसरे के टेल को रखना होता है, फिर जो पीछे होता है उसके टेल से जो सबसे आगे होगा उसके हेड को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं उसी डायरेक्शन में, तो जो वेक्टर बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिजल्ट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इस बात को थोड़ा लॉजिकली समझाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लिखना तो बुक्स के अकॉर्डिंगली है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो सिलेबस में दो लॉज दिए गए हैं, वो मैं समझाता हूँ। अगर वो दो लॉ मैं आपको ना भी समझाऊँ तब भी आप बात ऑलरेडी समझ चुके हैं, अगर आप प्रॉपर्ली देख रहे हैं इस वीडियो को। तो क्या होता है, पहला लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ये क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था वो एक्चुअली ट्रायंगल लॉ ही था, वो एक्चुअली ट्रायंगल लॉ ही था, बट आपको मैंने बोला नहीं। इसमें होता क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। ट्रायंगल लॉ में क्या करना होता है, आपके पास एक वेक्टर होता है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर होता है बी वेक्टर, दोनों के ट्रायंगल होता है। फिर किसी एक को पहले शिफ्ट कर दीजिए ताकि एक के हेड के सामने दूसरे की पूंछ आ जाए। ठीक है, एक वेक्टर के आगे वेक्टर होगा और इसके हेड के सामने दूसरे वाले का पूंछ टच करेगा, जो कि मैं काफी देर से आपको बताया जा रहा है। तो मान लीजिए आप एक को शिफ्ट करके ले जाते हैं, पैरेलल शिफ्ट करते हैं एक, तो कैसे देखिए ऐसे आ जाएगा, फिर इसके पूंछ से इसके सिर को ज्वाइन कर देते हैं, तो आपको क्या कहना है, रिजल्ट वेक्टर कहलाएगा। तो जो ये अभी आपको मैंने बताया ही था, तो ये जो तरीका होता है ये ट्रायंगल लॉ कहलाता है, क्योंकि रिजल्टेंट दिखने के बाद या निकलने के बाद आपको जो पूरा फिगर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा। और इसमें क्या है, एक वेक्टर के पीछे दूसरे वेक्टर को रखा जाता है और रिजल्टेंट जो होता है वो एक थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब आपके जो दो मेन इनपुट वेक्टर्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो वो आपके दो एडजेसेंट साइड्स की तरह दिखते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो आपके थर्ड साइड की तरह दिखता है। तो सिर्फ दिस इज नथिंग बट योर ट्रायंगल लॉ, दिस इज नथिंग बट योर ट्रायंगल लॉ। और अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं, ये और भी सिंपल होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं, ये भी काफी हद तक एक जैसा ही है, बस एक ही बात को दूसरी तरह से समझाया जा रहा है। अगर आपको बेसिक चीज समझ आ जाए तो आपको मैं इधर से समझाऊं, उधर से समझाऊं, ऊपर से समझाऊं, नीचे से समझाऊं, आपको समझ आ जाएगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। ये भी काफी हद तक ऐसा ही है। इसमें क्या करना था, देखिए इसमें बेसिकली क्या करना था, एक के हेड के सामने दूसरे के टेल को लाना होता था बाई पैरेलल शिफ्ट, फिर जो सबसे पीछे है उसके टेल से उसके हेड को टच करा दो उसी डायरेक्शन में, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड द रिजल्टिंग फिगर becomes like a looks like a triangle, so we call it triangle log of equation।
ओके, यहाँ पे क्या करना है, पैरेलल शिफ्ट नहीं करना, पैरेलल शिफ्ट नहीं करना है आपको, मार्क माय वर्ड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए ए वेक्टर है, बिल्कुल वैसा जैसा था वैसे ही बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ये आपका बी वेक्टर है, बीच में आपका एंगल थीटा है, आपको कोई पैरेलल शिफ्टिंग कुछ नहीं करना ही नहीं है, ये वैसे और आसान है। आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हो उन दोनों का टेल जो है एक जगह पे है। ये कुछ देर पहले आपको जो मैं बता रहा था ना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, बता रहा था। हाँ, वैसी सिचुएशन में दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए या तो दोनों का हेड एक जगह होना चाहिए। वैसे यहाँ पे टेल है तो अच्छी बात है। तो अगर आपके पास नहीं है तो पहले दोनों के टेल को फिक्स कीजिए, या तो दोनों के हेड को एक जगह पे ऐसे कन्वर्ज कीजिए। यहाँ पे वैसे आपके दोनों टेल एक जगह पे कन्वर्ज है। अब क्या करना है, जब आप देखेंगे कि दोनों का टेल एक जगह पे ऐसे फिक्स्ड है या दोनों का हेड एक जगह पे फिक्स्ड है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, बी वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों का हेड टच करता है, तभी बीच में एंगल थीटा है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आया तो पहले बनाइए, या तो ऐसा सिचुएशन बनाइए जहाँ पे दोनों का टेल टच कर रहा है। कैसे? बाय पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए बी वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, ऐसे दूर दे रखा है, इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके लेके आइए ताकि इसका जो टेल है इसके साथ टच करे। जैसे इसमें हमें देखना पड़ता था कि इसका हेड जो इसके टेल को टच करे, यहाँ पे दोनों का टेल टच करे या तो दोनों का हेड टच करे। फर्स्ट मेक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, देन वी विल थिंक अबाउट इट। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई पैरेलल शिफ्टिंग करो और कुछ नहीं करना, आपको करना ये है कि इधर से आपको एक पैरेलल लाइन खींचना है, पैरेलल टू ए वेक्टर। इट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड, इट विल हैव द सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, उसके जैसा ही तो दिखेगा, तभी मैंने उसको भी ए वेक्टर दिखाया। और ये बी वेक्टर है, यहाँ पे आप एक पैरेलल बना दीजिए, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन सेम है, तो ये भी क्या कहलाएगा तुम्हारा, बी वेक्टर ही कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको आप क्वाड्रिलेटरल की तरह देखते हैं, इसका लेंथ सेम, इसका लेंथ सेम, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, पैरेललोग्राम। इसका डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन सेम है, व्हाट इज इट, पैरेललोग्राम। अब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसका पैरेलल बनाइए उसी डायरेक्शन, और यहाँ पे इसका पैरेलल बनाइए उसी डायरेक्शन। करने के बाद यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट दिख रहा था, जहाँ पे दोनों के टेल्स को आपने जोड़ रखा था, वहां से इन दोनों के हेड को, जहाँ पे देखो दोनों का हेड यहाँ पे कॉमन जुड़ रहा है, उनके हेड तक ऐसे आप जोड़ दीजिए। जहाँ से इनका कॉमन पॉइंट ऑरिजिनेट हो रहा था वहां से यहाँ तक जोड़ दीजिए। जो आपको वेक्टर दिखेगा उस डायरेक्शन में, वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो है इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के तौर पे दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे एक थर्ड साइड के तौर पे दिखाया जा रहा है। ओके, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इस डायग्राम में क्या दिक्कत है। अरे बाबा, इस डायग्राम में अगर आप देखने जाओगे, अगर आप इस डायग्राम में देखने जाओगे, ध्यान से देखो, इस डायग्राम में देखने जाओगे और पैरेलल लॉ के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे ये दो एंड्स जो है कॉमन इनिशियल पॉइंट भी नहीं है, इन दोनों की पूंछ टच नहीं कर रही, और यहाँ पे दोनों का हेड भी टच नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला, पैरेललोग्राम में जब हम लगाने जाते हैं इस चीज का ध्यान रखिए, जहाँ पे पूंछ टच कर रही है कॉमन पॉइंट पे, वहां से उस पॉइंट तक जोड़िए जहाँ पे कॉमन हेड टच कर रहा है, उसी दिशा में, तो वो वाला डायग्राम आपका कहलाएगा रिजल्टेंट। बट इस वाले डायग्राम, अगर ये वाला डायग्राम बनाने जाऊँ तो यहाँ पे वो वाला सिचुएशन अराइज नहीं कर रहा, वो वाला कंडीशन दिख नहीं रहा कि यहाँ पे कॉमन आपकी पूंछ है, यहाँ पे कॉमन हेड है, तो ये वाला जो डायग्राम है वो आपका रिजल्टेंट नहीं कहलाएगा, ओनली दिस डायग्राम विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ये होता है पैरेललोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशन। अगर आप दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे इन दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, मैं आपको पहले से बताया जा रहा है, दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे हाथ को ढक देता हूँ, अगर आप हाथ को ऐसे ढक देते हैं, तो ध्यान से देखिए कि क्या है, ये बिल्कुल वही है जो यहाँ पे दिख रहा था। देखिए, ये बिल्कुल वही है जो यहाँ पे दिख रहा था। अगर आप ऊपर से ढक देते हैं, वो आपको वही वाला ट्रायंगल दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये और कुछ अलग नहीं है। बात को आप ऐसे समझाएं, उस तरह से समझाएं, आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा। तो बस ये दो तरीके बताए गए हैं आपके सिलेबस में, एक आपका है ट्रायंगल लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक आपका पैरेलल लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, आप किसी भी रास्ते से निकालेंगे आपको रिजल्ट एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने क्या सीखा, कोलिनियर जो वेक्टर्स होते हैं उनका रिजल्ट निकालना आसान होता है, एक के पीछे दूसरे को बिठा दो आ जाएगा। नॉन कोलिनियर जो वेक्टर्स होता है वहां भी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, उनका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोलिनियर में मैग्नीट्यूड निकल जाता है, आर जैसे एडिशन सेम दिशा में होता था, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर भी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ऑपोजिट होता है तो आर मैग्नीट्यूड जो होता है वो ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के फॉर्मेट में आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन जैसे इंक्लाइंड हो जाता है, आर वेक्टर को
तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो बोल सकता हूँ, लेकिन आर का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड नहीं आएगा। एक दिक्कत आ रही थी ना। तो हमने पहले क्या किया था, नॉन यूनिट वेक्टर्स को दिखाते कैसे, उनके दो लॉस बताए। अब वो जो एक दिक्कत आ रही थी कि उनका जो मैग्नीट्यूड है हम कैसे निकालें, तो अनइक्वल आ रहा था। अब तरीका भी तो कुछ होना चाहिए निकालने का, हम वो करेंगे। अब उस तरीके को हम निकालेंगे कि उनका जो रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो हम कैसे निकालेंगे। इसको बेसिकली हम बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने आपको क्या बोला था, जब आप रेजोनेंट वेक्टर निकालते हैं तो आमतौर पर वेक्टर का एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सब्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं, उसका रीज़न क्या है सब्ट्रैक्शन वाले वर्ड को समझाने का, वो मैं सारा आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट जब करते हैं वेक्टर एडिशन का, इसको करने के दो तरीके हैं। कैसे, आपको जब दो वेक्टर दे दिया जाता है, पहले आप उसको प्रॉपर अलाइन करना पड़ता है और उसके रिजल्ट को निकालना पड़ता है। पर हमने देखा है उसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ, एक पैरेलल। तो आपको अगर दो वेक्टर दे दिए जाते तो आप ट्रायंगल लॉ से उसका रिजल्ट निकालोगे या तो पैरेलल लॉ से निकालोगे। आप किसी भी मेथड से निकालो। देखो अल्टीमेटली आपको दिखा तो सही, एक जैसा तो दिख रहा है, एक जैसा ही तो दिख रहा है, बस पैरेलल में ऊपर की तरफ ऐसे हो जाता है, लेकिन है तो एक जैसा है, इसको ऊपर से मिटा दो तो ट्रायंगल जैसा दिखेगा। तो आप पहले दो वेक्टर का रिजल्ट निकालोगे, आप चाहे किसी भी मेथड से निकालो। आप ट्रायंगल लॉ से करो, पैरेलल लॉ से करो, इसके आगे का जो डेरिवेशन है दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि दोनों का डायग्राम एक ही है। बस रिजल्टेंट तक पहुंचने का तरीका दोनों का अलग है, और उसके बाद जब डायग्राम बन जाता है बाकी सारा जो आपका एस्पेक्ट है वो एक ही है, एक जैसा ही दिख रहा है, तो दोनों का डेरिवेशन भी एक ही आएगा। तो अभी जैसे मैं क्या है कि जो इसका जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है वो मैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको समझा रहा हूं। अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नए सिरे से डेरिवेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं बता दूंगा, जो आपका ट्रायंगल का है, जो आपका ट्रायंगल का है उसमें अगर आपने ऊपर से ऐसे लाइन बना दिया, सारा डेरिवेशन सेम रह जाएगा, बस वही कहलाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने तो उस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके आपने उस मेथड का जो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड है वो आपने निकाला है, कोई नया डेरिवेशन नहीं है। बस एक फिगर के ऊपर बस ये बना देना है, दूसरा एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना देना है और ये पैरेललोग्राम का दिख जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, सिर्फ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके हम समझाएंगे। और अगर पैरेललोग्राम से अगर आपको एग्जाम में पूछ भी लेते हैं तो कैसे आपको करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए, अच्छा हम कर क्या रहे हैं, जब दो वेक्टर्स इंक्लाइंड होते हैं एंगल थीटा पे तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर वो तो निकल जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पर उसका मैग्नीट्यूड निकल नहीं पाता। तो वो कैसे निकालता है वो दिखाता है। अच्छा देखिए, आपके पास मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जो कि इसका एंगल क्या है, थीटा है। अगर आप ट्रायंगल लॉ से कर रहे हैं तो क्या करना होता है, मैंने क्या बोला था, पैरेललोग्राम से करते दोनों की पूंछ को सेम करते, दोनों के हेड को सेम करते। अगर ट्रायंगल लॉ से कर रहे हैं एक के पीछे दूसरे को रखना है ताकि इसके पूंछ हेड के सामने दूसरे वाले का पूंछ है। तो हम मान लेते हैं हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं। अगर आप पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं, किसको करना है आपकी मर्जी, आपने सपोज कीजिए ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, कैसा दिखेगा, ए वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर आ जाएगा, ये आपका बी वेक्टर। अब इसके पूंछ से अगर इसके सिरे को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींच लीजिए, ये जो एंगल है वो आपका थीटा ही है। यहाँ से देखिए ये आपने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, और आपने पैरेलली शिफ्ट किया है तो ये एंगल और यहाँ का जो एंगल है वो सेम ही आएगा। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, लाइन एंगल्स का आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के चक्कर में सेम ही आएगा। चलिए, अब ये जो एंगल है ना, इस एंगल का नाम दे देते हैं बीटा। बोलिए इसको बीटा तरीके क्या करते हैं, इसका भी रिक्वायरमेंट है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो बाद में बताएंगे इसी वीडियो में। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आप ले लीजिए P, ये ले लीजिए M, ये ले लीजिए N, ये ले लीजिए O। ठीक है, अच्छा और एक चीज, जब हम ट्रायंगल के अंदर नॉर्मल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, ये सभी चीज लगाते हैं, हम क्या करते हैं ट्रायंगल के साइड्स को लेकर डील करते हैं। तो जब साइड्स की बात करें तो बेसिकली क्या होगा, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मतलब हम जो भी अभी डेरिवेशंस करेंगे वहां पे उनके मैग्नीट्यूड्स या लेंस को लेके काम करेंगे, तो गलती से भी वेक्टर का साइन मत डालिएगा।
हाँ, काम हम वेक्टर का ही कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर का साइन मत डालिएगा बेटा, क्योंकि अभी यहाँ पे हम उनके मैग्नीट्यूड्स को लेके डील कर रहे हैं, जबकि है वो वेक्टर हमें भी पता है, बट हम डील उनके मैग्नीट्यूड्स को लेके कर रहे हैं क्योंकि उनके लेंथ को लेके कर रहे हैं। तो ऊपर वेक्टर का साइन मत डालिएगा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है। ओके, अच्छा, अब कैसे करेंगे हम इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, तो कैसे करें? ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल PNM, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप मान लीजिए साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर मतलब PM, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका A, आप इसको ऐसे PN भी लिख सकते हैं। तो PN क्या होता है? A वेक्टर है, आपको उसका लेंथ चाहिए। लेंथ मतलब एक वेक्टर का लेंथ क्या होता है? एरो का लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? A लिखेंगे, इसका लेंथ चाहिए ना, तो ये है क्या? वेक्टर। एक वेक्टर का लेंथ मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। इसको तो लेके आ जाइए, तो PM क्या आ गया? A sin थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। इसी ट्रायंगल के अंदर आप cos थीटा को निकालिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस मतलब NM अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब A। इसको इधर कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? A cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए। अब क्या कर रहे हैं? ये जो बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है POM, इसके अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल POM, इन ट्रायंगल POM। तो क्या होगा? हमें पता है क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? OP, जिसको हम आर वेक्टर भी बोलते हैं, बस उसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसका स्क्वायर इक्वल टू आपका OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ओके, अच्छा देखिए OM जो है इसको आप तोड़ सकते हैं ON प्लस NM, ON प्लस NM का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका PM का स्क्वायर। अब इसको A प्लस B होल स्क्वायर के फॉर्मेट में खोल दीजिए, ON स्क्वायर प्लस NM स्क्वायर 2ON NM प्लस PM स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज डालते हैं, OP क्या था? R वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? R वेक्टर। ON क्या था? ON देखिए, ON आपका B वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। NM क्या था? NM में निकाल रखा है A cos थीटा, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2, फिर ON आपका है B और NM आपका है A cos थीटा। PM क्या है? देखिए यहाँ पे आपने PM निकाला था, वो क्या था? A sin थीटा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों में से आपका कॉमन क्या है? A स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। यहाँ पे रह गया B स्क्वायर और यहाँ पे आपका आ गया 2AB cos थीटा। अब हम सबको पता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपका बन जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया A स्क्वायर, ये आपका B स्क्वायर, यहाँ पे 2AB cos थीटा r स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या था? r निकालना था, r स्क्वायर नहीं चाहिए था। तो आप क्या करो, यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हो, इसके ऊपर रूट ओवर लग जाता है। तो ये आपका क्या आ गया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या समझ आ रहा है? जब कोलिनियर वेक्टर्स हुआ करता था तो वहाँ पे हम क्या करते थे? दोनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड को वैसे ही ऐड कर देते जैसे नंबर को ऐड किया जाता है। A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R का मैग्नीट्यूड आ भी जाता था। यहाँ पे नहीं आ पाता क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड ऐड करने से इसका लेंथ नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? A प्लस B नहीं होता, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम कभी-कभार कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। इस फॉर्मूले को कभी-कभार हम कोसाइन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है? तो अगर मान लीजिए, चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने मान लीजिए आपसे पूछा कि यहाँ से cos थीटा को निकालिए, तो आप देखिए दोनों का स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो
तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड अगर आप स्क्वायरिंग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप इधर लेके आ जाते हैं और 2ab को फिर नीचे भेज देते हैं तो cos थीटा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये एक तरीका होता है दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना थीटा, उस थीटा को निकालने का एक तरीका होता है। इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, कोसाइन लॉ। आप इधर से बोल सकते हो, इधर से बोल सकते हो, एक ही बात है, कोसाइन लॉ बोलते हैं। ये एक तरीका होता है, इट इज अ मेथड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हिच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। थीटा को निकालने का एक तरीका होता है। अब आर की वैल्यू को डालेंगे, ए की वैल्यू को डालेंगे, बी की वैल्यू को डालेंगे, बस आ जाए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं दूसरी चीज पे। वैसे टॉपिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर एक छोटी सी चीज रह जाती है, वो ये होता है कि ये जो बीटा हमने निकाला था, ये बीटा क्या था, इसकी जरूरत क्या है, इसकी बहुत जरूरत है। क्यों, देखिए आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, आपको उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना होता है। जब हम कोलिनियर वेक्टर करते थे तो वहाँ पे बड़ी आसानी से हमें पता चल जाता था, अगर एक वेक्टर आगे है दूसरा वेक्टर उसके आगे है तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन उसी दिशा में करेगा, वो फिक्स था, मतलब समझने की जरूरत नहीं थी, वो दिखता था। और अगर ऑपोजिट होता था ऐसे, जब सब्ट्रैक्शन करते थे एक दूसरा ऑपोजिट होता था, तो जो बड़े में से सब छोटे को सब्ट्रैक्ट करते थे, जब बड़े में से जैसे मान लीजिए अगर ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, हम इधर से ज्वाइन करते थे, यहाँ पे रिजल्टेंट आता था, तो जो बड़ा वेक्टर था तो बड़े वेक्टर के अलॉन्ग ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन आता था, है ना। जब एक के पीछे ऐसे होता था रिजल्टेंट ऐसे होता था, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होता था जो उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन होता था, और यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन वो होता है जो बड़े वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो ये तो बड़ा क्लियर था। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को निकालना है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बहुत ही साफ तरीके से दिख जाता था, आसान था। बट यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, आपको डायरेक्शन कैसे पता चलता है, इस एंगल बीटा से। तो अगर आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो कैसे निकलता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलता है, देखिए इस बीटा से निकलता है। अगर आपके यहाँ पे नीचे बी है, अब देखिए अगर आपका यहाँ पे बीटा है, किसी ने आपको बोल दिया कि अगर ये एंगल जो है 20 डिग्री है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो इस तरह से ओरिएंटेड है। अगर किसी ने आपको बोला 30 डिग्री तो आपको पता लग जाएगा वो ऐसे ओरिएंटेड है, या किसी ने आपको बोला 40 डिग्री तो आपको पता चल जाएगा ऐसे ओरिएंटेड है, किसी ने अगर आपको बोला 90 डिग्री तो आपको पता चल जाएगा वो ऐसे ओरिएंटेड है। जस्ट बाय नोइंग द एंगल, यहाँ पे आपका बीटा का जो एंगल है वो क्या आएगा, आपको पता चल जाएगा वो किस तरह से ओरिएंटेड है, ऐसे ओरिएंटेड है, ऐसे ओरिएंटेड है, ऐसे ओरिएंटेड है। तो जस्ट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बीटा यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर। तो आपको यहाँ पे बीटा निकालना पड़ेगा। अब बीटा कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PMO, अगर इसके अंदर हम tan बीटा लगाते हैं तो tan ऑफ एंगल क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है आपका PM है, और बेस क्या है आपका OM है। अब OM को आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, OM को आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, ON प्लस M। अब देखिए इनके आप वैल्यू डाल सकते हैं। PM क्या था, देखिए हमने यहाँ पे निकाल रखा था, PM क्या था, A sin थीटा, ON क्या था आपका B, और NM क्या था आपका A cos। ये आपका आ गया tan बीटा। आप यहाँ से अगर आप बीटा निकालना चाहते हैं तो आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अगर आपको कोई रैशनल नंबर दिख जाता है, रियल नंबर दिख जाता है, जैसे √3 है या 1/√3 है, फिर उसके जैसे वैल्यूज होंगे उस हिसाब से निकाल देंगे। अगर आपको कोई प्रॉपर ऐसे फॉर्मूला नहीं मिल रहा, कोई वैल्यू नहीं मिल रहा जो उसके एक्चुअल डोमेन में आता है, तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बीटा को ऐसे लिख के tan को उधर भेज दीजिए। इसको कहा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे रखिए A sin थीटा B प्लस A cos थीटा, दैट्स इट। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो एक्चुअली उसके डोमेन में आता है, जैसे √3, 0, 1/√3, 1,
नॉट डिफाइंड, ऐसे tan के वैल्यूज आता है। अगर इस किस्म के वैल्यूज अगर आपको दिख जाए फिर तो आपको पता चल जाएगा कि बीटा की वैल्यू क्या लिखनी होगी। ठीक है, अगर ऊट पटांग नंबर आ जाता है, जैसे मान लीजिए 25/67, 13/12, ऐसा कोई नंबर आ जाता है, वहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको tan को उधर ले जाके tan इनवर्स बोल के छोड़ देना है, एंड दैट्स फाइन। अनलेस अनटिल द वैल्यू इज गिवन टू यू और यू डू हैव द कैलकुलेटर, यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू, तो आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अब जो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ये जो आपका डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हमने किसके हिसाब से किया है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप इसको पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करते हैं तब भी आपका लॉजिक एक ही लगेगा, डायग्राम का पूरा सेम होगा, डेरिवेशन सब कुछ एक होगा। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क यहाँ पे पड़ जाएगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पर उसको पैरेलल शिफ्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका बी वेक्टर है, यहाँ का ए वेक्टर है, आप यहाँ से पैरेलल बनाएंगे और यहाँ से पैरेलल वेक्टर करेंगे, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपका वेक्टर है, ये आपका थीटा कहलाएगा, आपने परपेंडिकुलर खींच लिया और ये आपका बीटा कहलाएगा। ध्यान से देखिए, आपको इसके बाद काम जो है तो इसी ट्रायंगल के अंदर ही करना पड़ेगा, इसी ट्रायंगल के अंदर करना पड़ेगा। और ये डायग्राम से पहले जो आपको डायग्राम मिला था ट्रायंगल होगा, उसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, दोनों तो एक जैसे ही हैं। इसके बाद आप जो भी वैल्यूज लोगे, जो भी ट्रायंगल्स लोगे, फॉर पाइथागोरस, फॉर अप्लाइंग साइन, फॉर अप्लाइंग कॉस, फॉर अप्लाइंग टैन, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, एवरीथिंग तो बिल्कुल सेम चलेगा। बस नए डायग्राम के अंदर क्या मिलेगा आपको, ऊपर एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिखेगा, तो उससे आपको क्या बिगड़ जाएगा, आपका डेरिवेशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल हूबहू वैसा ही दिख रहा है जैसे पहले था। तो आपको अगर एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाए तो आप ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं और पैरेलल लॉ से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा देखिए, अब हमने यहाँ पे ये सारी बेसिक चीजें तो निकाल ली, इसमें एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, अक्सर ये बच्चे भूल जाते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो ए और बी, इस फॉर्मूले पर ध्यान से देखिए, हमने यहाँ जो बनाया था, ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर ऊपर की तरफ, बी वेक्टर नीचे आपका लाइन कर रहा है। अगर मान लीजिए बी वेक्टर ऊपर होता, ए वेक्टर का नीचे आता, तो यहाँ पे बी आ जाता है, यहाँ पे बी आ जाता है, यहाँ पे ए आ जाता है। अब देखिए, इस फॉर्मूले को आप उस तरह से रट नहीं सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर के साइन को ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है। आपके एग्जाम में हो सकता है कोई दूसरा सिंबल यूज करा, या तो पी वेक्टर या तो क्यू वेक्टर, तो आप उसको रटेंगे कैसे। ठीक है, रटने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ऊपर आपको उस वेक्टर का साइन डालना पड़ेगा जो आपको यहाँ उठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और यहाँ पे जो वेक्टर आपको यहाँ पे उठा हुआ नजर आएगा उस वेक्टर को आपको यहाँ पे डालना है, और जो वेक्टर आपको यहाँ पे लेटा हुआ नजर आएगा वो आपको यहाँ पे डालना है। दैट्स इट। मतलब अगर मान लीजिए अगर ये आपका ए वेक्टर होता और ये अगर आपका बी वेक्टर होता, उस हिसाब से आपका जो tan थीटा आता वो आपका आता b sin थीटा, b cos थीटा, यहाँ पे आता a। ओके, आपका जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट जो वैल्यू का फॉर्मूला होता है, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिए बात, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं 20 को आगे लिखूं, a स्क्वायर को बाद में लिखूं और यहाँ पे a की जगह b लिखूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, तो रिजल्ट के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आप बीटा निकालना चाहेंगे वहां पे दिक्कत कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन का मैटर आ जाता है, कौन सी चीज ऊपर है कौन सा चीज नीचे है वो मैटर करता है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने p वेक्टर बोला, इसको अगर मैंने q वेक्टर बोला, आप खुद देखिए क्या होगा, जो वेक्टर ऊपर उठा हुआ है तो वो वेक्टर आपको यहाँ पे लिखना है, उसका सिंबल आपको यहाँ पे लिखना है, और जो नीचे लेटा हुआ है उसका सिंबल यहाँ पे लिखना है। अब ये तो वेक्टर आपको कुछ भी दे सकता है, अब कौन सा कहाँ पे क्या आएगा आपको इस पैटर्न को याद करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है आप रट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल्स है वो कुछ भी हो सकता है। बात को ध्यान से समझिए, गौर से समझिए, वो वेक्टर का सिंबल कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे रटोगे, रटने का तरीका ये होता है कि जो ऊपर ऐसे खड़ा है उसका साइन थीटा और उसका कॉस थीटा नीचे, और प्लस जो लेटा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। ये तरीका तो उसको रटने का। और इस अगर आप इन चीज़ों को यहाँ बदल देते हो या रिप्लेस कर देते हो रिजल्टेंट के वैल्यू के ऊपर, कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमने नॉन कोलिनियर में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है हमने पता कर लिया, उसका डायरेक्शन कैसे निकालना होता है हमने पता कर लिया। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करके पीछे के जो हमने कोलिनियर के टॉपिक्स पढ़े थे उसमें थोड़ा हम इंटर रिलेट करेंगे, ताकि आपको उन सारी चीज़ें थोड़ी बेहतर समझ आ जाए। देखिए कैसे करेंगे, कुछ केसेस करते हैं। देखिए पहला केस है, अगर मान लीजिए आपका जो थीटा है वो अगर 0 होता है तो क्या होगा, इफ थीटा इज 0, मान लीजिए दो एंगल है, दोनों के बीच
बीच का थीटा इज 0 डिग्री। तो क्या होगा आप खुद देखिए, आपका वेक्टर ऐसा था, आपने कैलकुलेशन कराया कि आपका नीचे मान लीजिए बी वेक्टर था और यहाँ पे आपका ए वेक्टर था, यहाँ पे आपका थीटा था, यहाँ पे आपका बीटा था। अगर मान लीजिए इस वेक्टर अगर थीटा को आप 0 कर देते तो बेसिकली होगा क्या, ये बिल्कुल नीचे ऐसे लेट जाएगा और ये बिल्कुल वही कंडीशन क्रिएट कराएगा जो हमने कोलिन के लिए पहला केस किया था कि एक वेक्टर के पीछे दूसरा वेक्टर होता है। तो अगर इस किस्म का सिचुएशन क्रिएट होगा तो उसके जितने भी सारे आउटपुट मिले थे बिल्कुल यहाँ पे मिलने चाहिए। उसका आउटपुट क्या था, आर वेक्टर जो था वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था और आर का जो वैल्यू था ए प्लस बी था, ऐसे यहाँ पे कुछ मिला था। अब देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे थीटा को 0 कर देते तो क्या आ जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। हमें पता है cos 0 1 होता है, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अलजेब्रा में किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट आपका कट जाएगा। अब देखिए आपको बिल्कुल वही चीज मिल गया जो हमें पहले मिल रहा था और ये कंडीशन कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। जब ये थीटा आपका 0 हो जाएगा तो सामने वाली जो वेक्टर है ऊपर से उठा हुआ तो नीचे आ जाएगा और आने के बाद वही सिचुएशन अराइज करेगा जो हमने पहले कर रहे थे। उसमें क्या आता था, आगे आउट a प्लस बी आता था, देखिए वही आ गया। और उस वाले के डायरेक्शन क्या था, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता था बिल्कुल वही होता था जो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन होता था। तो उस हिसाब से देखा जाए जब आपके पास बी वेक्टर ऐसे है और ए वेक्टर ऐसे है तो आप इसको ऐसे नीचे उतार रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट है वो भी तो ऐसे धीरे धीरे नीचे उतरता जाएगा। अगर वो भी ऐसे नीचे उतरता जाएगा तो आपका बीटा क्या बन जाना चाहिए, 0 डिग्री बन जाना चाहिए। 0 डिग्री का मतलब क्या है, वो उसी दिशा में रहेगा। 180 का मतलब क्या होता है, उल्टा। 0 का मतलब क्या होता है, जिस दिशा में वो सारे वेक्टर से अलाइंड है उसी दिशा में अलाइंड है। आना तो वैसे वही चाहिए, बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 डिग्री आना चाहिए। बात है कि नहीं आता देख लेंगे। अब बीटा कैसे निकालते हैं, तो जो फॉर्मूला था tan बीटा, ठीक है, ऊपर हमारा क्या था a sin थीटा, यहाँ पे b a cos थीटा। अब थीटा क्या है आपका 0, अगर आप यहाँ पे 0 डालते हैं sin 0 b प्लस a cos 0, नीचे चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो पूरा का पूरा जो वैल्यू है यहाँ पे 0 होगा। अब खुद बताइए tan के कौन सा एंगल में आपका 0 आता है, 0 डिग्री। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, द रिजल्टेंट जो है आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है इज ओरिएंटेड in the same direction as a vector and b vector। और हमने उस केस में भी बिल्कुल वही देखा था, बस वहाँ पे हमने आपको ऐसे ही मैनुअली बता दिया था। यहाँ पे आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया जा रहा है कि सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब और एक केस हमने वहाँ पे जो किया था कि दो वेक्टर एक ऐसे है एक दूसरा ऐसे है, तो उसका आर वेक्टर जो आया था वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया था और इसका जो मैग्नीट्यूड आया था a माइनस बी आया था। तो वही सिचुएशन यहाँ पे अराइज करेगा कि नहीं करेगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए केस 2 है, अगर दो वेक्टर ऑपोजिट होते तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे कई सारे बच्चे आपको शायद यहाँ पे मिलेंगे जो नॉन मेड के होते हैं, तो उनको शायद पता नहीं होगा। अगर जो नॉन मेड के हैं वो लिख लीजिए cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होता है, वो लिख लीजिए। अच्छा थीटा 180 डिग्री। अच्छा एक चीज देखिए, आपका वेक्टर ऐसा था और एक ऐसा था, आपको 180 करना है। 180 का मतलब क्या है, अगर 0 करना तो ऐसे करना था, 180 करना तो इस पूरी चीज को घुमा के आपको ऐसे करना है, लाइक दिस, ऐसे घुमाना पड़ेगा। ओके, अगर आप इसको ऐसे घुमा देते, देखिए जब आप इसको ऐसे घुमा देंगे, इसको ऐसे आपने घुमा दिया, ये आपका ऐसे दिखेगा लाइक दिस, और आपका जो रिजल्टेंट है वो इधर से इधर आ जाएगा, वैसे उठाऊंगा अब वो भी नीचे उतर के आ जाएगा, तो यहाँ पे बीटा का क्या आ जाएगा, देखिए 0 डिग्री आ जाएगा और थीटा यहाँ पे आपका क्या है 180 डिग्री है। और इस केस में आपका आर क्या आता था, जो बड़ा वेक्टर होता था उसमें से, बड़ा वेक्टर कैसे समझते थे, जिसका लेंथ आपको थोड़ा बड़ा दिखता था, यहाँ पे अगर b बड़ा है तो बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर हो जाता था, ऐसे ही होता था, यहाँ पे भी करते थे। अगर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। अब cos 180 क्या होता है -1,
पे माइनस आ गया। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज होता है सर अब क्या करें, ये तो a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है, b माइनस a का भी होल स्क्वायर होता है, हम कौन सा लें? अच्छा देखिए लेने को हम दोनों भी ले सकते हैं। अब अगर आपको डायग्राम में आपको दिखता है कि a का जो वैल्यू बड़ा है तो उसको बेहतर है कि a माइनस b का होल स्क्वायर लें, और अगर आपको लगता है कि b का वैल्यू बड़ा है तो उसको b माइनस a का होल स्क्वायर लें। ठीक है, दोनों ही केसेस में वो क्या करेगा, काम करेगा। ये मान लिया कि आपका जो a का मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। अब ये आपका कट जाएगा, देखिए बिल्कुल वही रिजल्ट आ गया ना जब ऐसा आपको पहले मिलता था कि जब एक ऐसे रहता दूसरा ऐसे रहता था तो रिजल्ट का वैल्यू क्या आता था, a माइनस बी या b माइनस a, डिपेंडिंग कौन कौन सा बड़ा है। बिल्कुल देखिए वही आ गया। और इसका जो बीटा है वो बेसिकली क्या आना चाहिए, आप कैलकुलेट करके देखिए इसका जो बीटा है वो क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a sin 180 लिखते हैं और यहाँ पे b a cos 180 लिखते हैं। और एक चीज आप जान लीजिए sin 180 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आपने b को यहाँ पे लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे 1 को लिखा है, क्योंकि जैसे आप sin 180 करोगे साथ में चाहे कुछ भी हो वो पूरा तो 0 बन ही जाएगा। ये अगेन क्या आ गया 0। अब बीटा कितने पे 0 आता है, 0 डिग्री पे आता है। अब तरीके से देखा जाए कि बीटा 0 डिग्री आपका आएगा, मतलब it is directed in the direction, it is directed in the direction of the vector which has greater magnitude। और तरीके से जब ऐसे आना चाहिए, जब आपका b वेक्टर नीचे था आपने जब उसको चलिए मान लो नीचे आपका a वेक्टर था, b को आपने ऐसे कर दिया तो b वेक्टर आपका नीचे ऐसे आ गया और रिजल्ट आपका इधर से इधर आएगा। तो रिजल्ट के b का ये हमें जो एंगल है यहाँ से देखिए इसका जो एंगल है ये तो 180 डिग्री है, थीटा ये 180 डिग्री है, लेकिन बीटा क्या आ रहा है आपका, ये जो बीटा है वो क्या आ रहा है आपका 0 डिग्री। अब देखिए मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो वही आ रहा है, मतलब जो चीज़ हमने वहाँ पे किया था देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे भी समझ आ रहा है। मतलब हमने नॉन कोलिनियर के जो फॉर्मूलाज निकले थे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के होने के कारण जो फॉर्मूलाज निकले थे रिजल्ट के, उनके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसे लगा रहे हैं कि घूम के मुझे कोलिनियर के ही कंडीशंस दिखे, और जब हम उसको लगा के देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है बिल्कुल वही एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है जो एग्जैक्टली हमें कोलिनियर में मिला था। आप बताएंगे कि सर ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो सबसे बेटर था कि यही चीज़ हम पहले कर लेते, उसके लिए कंडीशंस डाल देते, हमको मिल जाता। फिर आप ये भी तो सोच के देखिए अगर ये चीज़ आपको पहले बोल देता आप समझ पाते। तो तभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि चैप्टर कुछ ऐसा है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको पीछे पीछे से समझ आने लग जाएगी। अच्छा एक फाइनल केस और कर लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट का केस है, वो हमने पहले नहीं किया था और तो, लेकिन अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल अगर 90 डिग्री होता है, केस 3 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए नीचे ये था कि b था वो कुछ मैटर नहीं करता, ऊपर का a वेक्टर होता है रिजल्टेंट आपका इधर की तरफ है और यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये आपका बीटा। ये वाला केस हम लोग वैसे पहले कभी किया नहीं था। अच्छा आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, tan बीटा अगर आपसे कोई पूछेगा क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलोगे कि नहीं बोलोगे, यहाँ पे क्या आएगा a बाई बी है, इस चीज को ध्यान में रखो। अब ये चीज आपको आगे दिखेगा, मैथ्स अपने आप को एडजस्ट कर देता है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालता हूँ तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r। अब ध्यान से देखो ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो क्या आता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का एडिशन रूट ओवर, देखिए वही आ गया ना, इट इज रिजेंबलिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और अगर मान लीजिए इसके अंदर आप tan बीटा निकालना चाहते हो तो tan बीटा क्या आ जाएगा, यानी क्या होता है tan बीटा कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर ऊपर चढ़ा हुआ होता है उसके साथ cos थीटा, सॉरी उसके साथ sin थीटा, फिर उसी के साथ cos थीटा, और जो लेटा हुआ होता है उसको बाजू में लिखना होता है। अब आपको जो लेना है ले सकते, डजंट मैटर, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जो आएगा वो ठीक आएगा। अब ये क्या बन जाएगा, sin 90 होता है 1, ये 8 1 ये रहेगा, cos 90 से ये पूरा खत्म और नीचे रहेगा b। अब ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में अगर tan बीटा लगा तो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं आता, देखिए वही आ गया। एक पाइथागोरस थ्योरम जिस तरह से काम करता है ये उसी लॉ को फॉलो कर रहा है, उसी लॉ को ओबे कर रहा है। और एक नॉर्मल tan का जो फॉर्मूला आता है कि
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे वही फॉलो कर रहा है। और ये चीज़ राइट ट्रायंगल में दिखती है, देखिए ये वाला केस हमने पहले कभी किया नहीं था, ये भी केस बनता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है, तो कैसे कैसे सिचुएशंस आते हैं, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता है, उनके बीच का जो एंगल होता है वो होने के कारण बीटा में क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आता है। अगर ये सब चीज़ से पूछे जाए तो आपको ये जो मैंने केस 1 2 3 कराया था, अभी जो कराया है, इसी की बेसिस आपको समझाना पड़ेगा। जो बिल्कुल शुरू में मैंने आपको समझाया था कि कोलिनियर वेक्टर्स हैं, एक ही दिशा में डायरेक्टेड है, ऑपोजिट है, वो आपका बेसिक था। आपको बेसिक ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पता था शुरू में, तो बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल इतना है उतना है, फिर क्या बनेगा, उसका प्रॉपर करके दिखाओ, तो आपको मैथमेटिकली आर का जो मैग्नीट्यूड होता है √a² + cos थीटा, उसको यूज करके आपको रिजल्ट निकाल के दिखाना है। और अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो तुक्के से नहीं बताना, आपको प्रॉपर्ली tan β = a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा, वो पूरा यूज करके प्रॉपर्ली बताना है। ठीक है, आज के इतना ही सही, अब नोट डाउन कीजिए।